हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवा रही हूं। कल मैं 50 प्रश्न लेकर आई थी और आज मैं 30 प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है आरक्षित वन, दूसरा है अनारक्षित वन, तीसरा है सुरक्षित वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान के वनों को प्रशासनिक रूप से आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन में वर्गीकृत किया गया है। इसमें अनारक्षित वन शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अनारक्षित वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? पहला विकल्प है महाराणा मोकल, दूसरा है भोज परमार, तीसरा है महाराणा अरि सिंह और चौथा है नागभट्ट प्रथम। तो चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता भोज परमार थे। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो ये भी याद रखिएगा। और परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक भोज परमार को त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? पहला विकल्प है अवनलकाएं, दूसरा है सेम, तीसरा है चादर धुलन और चौथा है भूमि सरपड़। तो चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनलकाएं कहा जाता है। चंबल बेसिन की विशेषता गहरी और सकरी घाटियां हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से खड्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है अंतः कृषि, तीसरा है व्यापारिक कृषि और चौथा है बागानी कृषि। तो राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वालर राजस्थान में एक पारंपरिक खेती पद्धति से जुड़ा एक शब्द है, जिसे झूम खेती के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है, भूमि को पहले साफ किया जाता है, उस पर खरपतवार है, घास वगैरह जो उग आता है तो उसे काटकर वहीं जला दिया जाता है, और जो राख होती है उसे भूमि में ही मिलने दिया जाता है। फिर उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं और खेती की जाती है। जब एक बार की फसल तैयार हो जाती है तो फिर उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरी जगह खेती की जाती है, इसीलिए इसे झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला विकल्प है 1992, दूसरा है 1982, तीसरा है 1972 और चौथा है 1962। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? पहला विकल्प है भगवंत सिंह, दूसरा विकल्प है जगत सिंह, तीसरा विकल्प है जसवंत सिंह और चौथा विकल्प है मान सिंह। तो जहांगीर जब मुगल बादशाह बना तो उसके बाद उसने राजपूत शासक मान सिंह के मनसब को कम कर दिया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मान सिंह एक प्रमुख राजपूत शासक और सम्राट अकबर के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे, तो ये आपको याद रखना है।
और मान सिंह ने अकबर के शासनकाल के दौरान 7,000 का उच्च पद का मनसब धारण किया था। तो ये भी याद रखिएगा, 7,000 का उच्च पद का मनसब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? पहला विकल्प है भोपे, दूसरा विकल्प है कालबेलिया, तीसरा है बंजारे और चौथा है सरगड़े। तो फड़वाचन से संबंधित हैं भोपे, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डिटेल में आपको ये सब कुछ पढ़ाया है। भोपे समुदाय पारंपरिक रूप से लोक कथाओं के पाठ से जुड़ा हुआ है, जिसमें फड़ भी शामिल है। फड़ राजस्थान में कहानी सुनाने का एक पारंपरिक रूप है, जिसे अक्सर स्क्रॉल पेंटिंग और मौखिक पाठ के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? पहला विकल्प है स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है ढाढी और चौथा है ख्याल। तो स्वांग, रम्मत, ख्याल ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली हैं, लेकिन ढाडी जो है ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। यह मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाने वाली वल्लाद गायन की परंपरा है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका संबंध है पंजाब से। ढाडी बल्लाद गायन का एक रूप है जो वीर गाथाओं और वीरता की कहानियों का वर्णन करता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है मदन सिंह, दूसरा विकल्प है गोपाल सिंह, तीसरा है गोपीलाल यादव और चौथा है त्रिलोक चंद माथुर। तो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने और वर्तमान राजस्थान में स्थित करौली की रियासत में लोगों के अधिकारों का दावा करने के लिए की गई थी। और किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं? पहला विकल्प है जोधपुर, नागौर, दूसरा है पाली, दूसरा विकल्प है पाली, सिरोही, तीसरा है झालावाड़, कोटा और चौथा है अजमेर, जयपुर। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये विस्तृत हैं झालावाड़ और कोटा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? पहला विकल्प है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है मेव किसान आंदोलन, तीसरा है वेंगू किसान आंदोलन और चौथा है पारसोली किसान आंदोलन। बेंगू होगा यहाँ बा। तो ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जमींदारों और रियासत के अधिकारियों के दमनकारी व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान के लिए ट्रेंच आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। पहला विकल्प है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है जरगा और चौथा है तारागढ़। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला विकल्प है राजसमंद, दूसरा है अजमेर, तीसरा है झालरापाटन और चौथा है नागौर। चंद्रभागा पशु मेला
राजस्थान में आयोजित सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में और भी पशु मेले आयोजित होते हैं, जैसे पुष्कर मेला, नागौर मेला, ये भी पशु मेले ही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है जयपुर और चौथा है जोधपुर। तो ये प्रश्न कल भी आ गया था। आज मैंने प्रयास किया है कि सभी प्रश्न नए हों। एक या दो प्रश्न आपको ऐसे हो सकते हैं जो पहले मैंने करवाए हों, लेकिन मेरा प्रयास ये है आज की वीडियो में कि सभी प्रश्न नए ही हों। एक दो प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं, तो इस बार भी इसमें भी हैं, इस प्रैक्टिस वीडियो में भी हैं। पहले भी करवाया है ये प्रश्न, कई बार करवाया है। बाकी आप सभी प्रश्न देखेंगे नए प्रश्न ही हैं। तो कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है बूंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? पहला विकल्प है प्राकृतिक गैस, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है चूना पत्थर। तो मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये पूछा गया है। तो मानहेरा टिब्बा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है नाथद्वारा, तीसरा है अलवर और चौथा है जोधपुर। तो महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम ये संबंधित हैं नाथद्वारा चित्रकला शैली से। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। नाथद्वारा चित्रकला भगवान कृष्ण के अवतार श्रीनाथ जी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकला राजस्थान में पुष्टि मार्ग संप्रदाय से निकटता से जुड़ी हुई है, जो श्रीनाथ जी की पूजा पर केंद्रित है। तो ये आप याद रखिएगा और इन महिला चित्रकारों के नाम भी याद रखिएगा, कमला एवं इलायची। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थीं? इसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। जिसके होगा यहाँ पर, जिसके विवाह। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी जो हैं ये उदयपुर की राजकुमारी थी। इनके विवाह के विवाद ने राजपूताना में उथल पुथल पैदा कर दी थी। तो याद रखिएगा, इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, उदयपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा गया है, इस बार पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। पहला विकल्प है ऊपरमाल, दूसरा है भोराट, तीसरा है गिरवा और चौथा है ओरिया। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि भोराट कहलाती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का ऊंचा क्षेत्र ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भोराट के रूप में जाना जाता है। भोराट पठार अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और कुंभलगढ़ जो है ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह किला चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के लिए प्रसिद्ध है और इसे राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, ये भी याद रखिए। और गोकुंदा जो है उदयपुर जिले का एक क्षेत्र है जो हल्दी घाटी युद्ध में अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आवश्यक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बी विकल्प सही है, भोराट। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है?
पहला विकल्प है तेजा जी, दूसरा विकल्प है रामदेव जी, तीसरा विकल्प है पाबू जी और चौथा है गोगा जी। तो जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है गोगा जी को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? शिल्पी यानी कि शिल्पकार। पहला विकल्प है दीपा, दूसरा विकल्प है लालचंद, तीसरा है मंडन और चौथा है चंपालाल। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अभी कुंभलगढ़ के बारे में आपको बताया ही था, महाराणा कुंभा के द्वारा इसे बनवाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है, तो राजसमंद जिले में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? पहला विकल्प है वैष्णव धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है शैवपंथी। तो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो तेरापंथी संप्रदाय संबंधित है जैन धर्म से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जैन धर्म। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो मुख्य रूप से श्वेतांबर परंपरा से जुड़ा है। तेरापंथी संप्रदाय अपनी अनुशासित संगठनात्मक संरचना के लिए जाना जाता है, जिसका नेतृत्व एक आचार्य करता है। आचार्य यानी कि आध्यात्मिक नेता। और तेरापंथी अहिंसा, अपरिग्रह और जैन शिक्षाओं के अनुसार कठोर नैतिक आचरण के दर्शन का पालन करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पहला विकल्प है सेवन, दूसरा है धामन, तीसरा है कराड़ और चौथा है सालर। तो ये तीनों तो घास हैं, लेकिन सालर जो है ये भारत में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। ये घास नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसका कुछ हिस्सा बाड़मेर में भी फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लोमड़ियाँ, चिंकारा, विभिन्न सरीसृप प्रजातियाँ ये सब भी रहते हैं। जैसलमेर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर ही तो है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है काली मिट्टी जानी जाती है। पहला विकल्प है कांप मिट्टी से, दूसरा है लैटराइट मिट्टी से, तीसरा है रेगुर मिट्टी से, रेगुर, और चौथा है बांगर एवं खादर मिट्टी से। तो काली मिट्टी को आमतौर पर रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है, जो मराठी शब्द रेगुर से लिया गया है। रेगुर जो है मराठी शब्द है जिसका अर्थ है कपास उगाने वाली मिट्टी, क्योंकि जो कपास होता है वह काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी पैदावार होती है कपास की। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यह मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होती है, जो इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं।
काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है और मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें नमी को बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है जो इन्हें कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये इतना आपको याद रखना है काली मिट्टी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? पहला विकल्प है कोटा, दूसरा विकल्प है बीकानेर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस संभाग में होता है ये पूछा गया है। तो उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में राजस्थान में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है जो राज्य के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदयपुर संभाग में मक्का एक प्रमुख फसल है क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ और मिट्टी की उर्वरता है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे जिले शामिल हैं जो मक्का की खेती में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा इतना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है करौली और चौथा है जयपुर। तो कला प्रेमी सावंत सिंह ये किशनगढ़ प्रांत के शासक थे। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, किशनगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? पहला विकल्प है 2008, दूसरा है 2006, तीसरा है 2010 और चौथा है 1998। तो राजस्थान राज्य वन नीति आधिकारिक तौर पर 2010 में लागू की गई थी ताकि राज्य में पारिस्थितिक संरक्षण और सतत वन प्रबंधन को संबोधित किया जा सके। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनती हैं? पहला विकल्प है हाथ, दूसरा है कान, तीसरा है गर्दन और चौथा है सिर। तो स्त्रियां बोरला आभूषण सिर पर धारण करती हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं निश्चित है कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किलों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लोक नाट्य शैली से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये तो प्रश्न पूछे ही जाने हैं। इन्हें तो बिल्कुल, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। डिटेल में आपको पढ़ाया है, जिसने भी वीडियो देखी है उसे तो पता ही है कि मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक, जो SST किताबें हैं 6 से 8 तक, उनमें अच्छे से बताया गया है राजस्थान के इतिहास भूगोल के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्लास 9th की बुक में बताया गया है। 10th की बुक भी अच्छी है, मैंने 12th तक पढ़ाई हैं जो भी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा यदि आपके पास समय हो। तो बोरला आभूषण सिर पर धारण करती हैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला विकल्प है करौली की पहाड़ियाँ, दूसरा विकल्प है बैराठ की पहाड़ियाँ, तीसरा विकल्प है नाग पहाड़ और चौथा है खमनौर की पहाड़ियाँ। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ियों से।
डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, खमनोर की पहाड़ियाँ। अब ये जो प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। ये आप लोगों को मैंने बताया है और थंबनेल में लिखा भी है। लेकिन जनरल साइंस में पढ़ा रही हूँ, सामान्य विज्ञान, उसकी क्लास सुबह 11 बजे आती है। तो उसमें मैं जो सामान्य विज्ञान के टॉपिक हैं आप लोगों के लेवल 1 में जो पूछे जाने वाले हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। आपके छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, गति, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही मैं पढ़ा रही हूँ। कुल 3 वीडियो आ चुके हैं, यानी 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अम्ल क्षारक और लवण कंप्लीट करवा दिया है, तत्व यौगिक एवं मिश्रण कंप्लीट करवा दिया है, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में पढ़ना तो है ही। 10 नंबर आपका वहाँ से कंप्लीट होगा और एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जानते ही हैं, आपके एग्जाम के लिए आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न आज का देख लेते हैं। आज मैं 30 प्रश्न ही लेकर आई थी, कल मैंने 50 प्रश्न करवाए थे। अगला प्रश्न है, बरखान हैं। बरखान क्या है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है रेत के टीले, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है पहाड़ियाँ और चौथा है झीलें। तो बरखान जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं जो निरंतर वायु क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये क्या है, रेत के टीले हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनमें पवन पक्ष की ओर हल्की ढलान होती है तथा दूसरी ओर तीव्र ढलान होता है, ये भी याद रखिएगा। बरखान आमतौर पर एक दिशा वाली हवा और सीमित वनस्पति क्षेत्रों में बनते हैं। टीले के सिरे नीचे की ओर इशारा करते हैं जो हवा की गति की दिशा को दर्शाते हैं। इतना याद रखिएगा बरखान के बारे में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने 30 प्रश्न लिए थे। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि उस प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ और आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है। उस प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।